मध्य प्रदेश के देवास जिले में रहने वाले राजेश गहलोत का एक टू व्हीलर शोरूम था। उस मोहल्ले में दुर्गेश नाम का एक शख्स रहता था जो एक निजी कंपनी की बस में ड्राइवर था। दुर्गेश बहुत चालाक था। उसने नरसिंहपुर की रहने वाली गायत्री नाम की लड़की से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे ये दोस्ती अवैध संबंधों तक पहुंच गई। दरअसल गायत्री इंदौर के एक कॉलेज में बीए दूसरे साल की पढ़ाई कर रही थी। वो अक्सर दुर्गेश की बस से कॉलेज जाती थी और इसी दौरान उनकी दोस्ती हो गई। बाद में दुर्गेश उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दुर्गेश ने द्वारिकापुरी में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा। गायत्री की सोच ये थी कि पढ़ाई का खर्च तो घर से मिलेगा, बाकी ऐश आराम के लिए दुर्गेश खर्च उठाएगा। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि एक बस ड्राइवर अपनी प्रेमिका पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। फिर गायत्री ने सोचा कि ऐश आराम के लिए खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसी बीच उसने देखा कि उसके कॉलेज की कई लड़कियां जो दूसरे शहरों से पढ़ाई के लिए इंदौर आई है और अकेली रहती है, अपने खर्च निकालने के लिए कई लड़कों को अपना प्रेमी बना रखती है। लेकिन गायत्री और उन दूसरी लड़कियों में फर्क था। दूसरी लड़कियों पर कोई नजर नहीं रखता था, लेकिन दुर्गेश हमेशा गायत्री पर नजर रखता था। इसलिए गायत्री ने बहुत सोच समझकर एक दिन दुर्गेश के सामने अपनी योजना रखी। उसने कहा, क्यों ना हम कुछ लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे मोटी कमाई करें। दुर्गेश को ये योजना बहुत पसंद आ गई। खुद भी वो गायत्री के साथ यही कर रहा था, इसलिए वो तैयार हो गया कि अब वो उसे दूसरे लड़कों के पास भेजे। इस योजना में दुर्गेश ने अपने दोस्त राकेश सोलंकी को भी शामिल कर लिया। गायत्री ने सबसे पहले लड़कों को फंसाने की शुरुआत अपने कॉलेज से की। वहां से वो लड़कों को अपने जाल में फंसाकर कमरे में ले आती। दुर्गेश चोरी छिपे उनकी अश्लील वीडियो बनाता और फिर गायत्री और राकेश की मदद से उन्हें ब्लैकमेल करता। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि कॉलेज के लड़कों को फंसाने से 10 से 15 हजार से ज्यादा पैसा नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने अब बड़े पैसे वाले लोगों को फंसाने की योजना बनाई। इसी बीच गायत्री ने कॉलेज में ऐसी लड़कियों की तलाश कर ली जिनकी कई लड़कों से दोस्ती थी और जो किसी भी लड़के के साथ 1 से 2 दिन के लिए इंदौर से बाहर घूमने को तैयार रहती थी। गायत्री ने ऐसी लड़कियों से दोस्ती की और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सबको जोड़ लिया। फिर उसने इनमें से कुछ लड़कियों को चुना और उन्हें अपने काम के तरीके में ढाल लिया। इस काम में दुर्गेश भी उसकी मदद कर रहा था। अब उसके ग्रुप की लड़कियां किसी भी अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाकर गायत्री के कमरे में ले आती। वहां गायत्री और दुर्गेश मिलकर लड़की के साथ उस लड़के की अश्लील वीडियो बनाते और फिर उससे बड़ी रकम वसूल कर लेते। इस काम के लिए गायत्री की गिरोह वाली लड़कियों ने कई कोड वर्ड भी बना लिए थे। जैसे अगर कोई लड़की कहती एक फोटो फ्रेम कर ली है तो इसका मतलब था कि एक लड़का जाल में फंस चुका है। देवास के रहने वाले राजेश गहलोत के गायत्री के जाल में फंसने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। हुआ ये कि राजेश को अपने देवास स्थित टू व्हीलर शोरूम पर अकाउंट का काम संभालने के लिए किसी स्मार्ट लड़की की जरूरत थी। इस बारे में राजेश ने दुर्गेश के सामने अपने दोस्त से बात की। दुर्गेश का दिमाग तुरंत चल गया। उसे पता था कि राजेश के पास काफी पैसा है। दुर्गेश ने सोचा कि अगर राजेश को गायत्री से मिलवा दिया जाए तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसलिए उसने योजना बनाई कि राजेश को इंटरव्यू के बहाने मिलने के लिए बुलाया जाए। अगले दिन दुर्गेश अपनी ड्यूटी पर नहीं गया और इंदौर में बैठकर गायत्री के साथ राजेश को फंसाने की तैयारी में लग गया। राजेश दुर्गेश की नजर में काफी अमीर था, इसलिए उससे मिलने से पहले उसने गायत्री को ब्यूटी पार्लर भेजकर तैयार करवाया। इसके बाद दुर्गेश ने राजेश को फोन किया, लेकिन राजेश व्यस्त होने की वजह से युवती को 2 दिन बाद देवास भेजने के लिए कह दिया। लेकिन जब दुर्गेश ने दबाव डाला तो राजेश काम से फ्री होने के बाद युवती का इंटरव्यू लेने को तैयार हो गया। शाम के समय दुर्गेश राजेश को लेकर गायत्री के फ्लैट पर गया और राजेश को वहां छोड़कर किसी काम के बहाने से वहां से चला गया। राजेश ने गायत्री को देखा तो राजेश को लगा वो यहाँ गलत जगह आया है। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि शायद उसकी पहली सोच गलत हो सकती है। लेकिन सच में गायत्री का इरादा वही था। दरअसल गायत्री ने उसे अपने माया जाल में ऐसा फंसाया कि वो फंस गया। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो देखा कि गायत्री के साथ उसके कपड़े भी कमरे के फर्श पर पड़े थे। राजेश खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जैसे तैसे राजेश उस कमरे से निकल गया। 2 दिन बाद गायत्री राजेश के शोरूम पर आई। राजेश नजरें चुराते हुए उसे काम समझाने लगा, लेकिन गायत्री ने कहा कि अब उसे काम की कोई जरूरत नहीं है। राजेश ने हैरानी से पूछा कि उसे काम की जरूरत क्यों नहीं है। तब गायत्री ने साफ साफ कह दिया
कि जितना पैसा वह उसे साल 2 साल में देता उतना तो वो अब कुछ ही मिनटों में उससे ले सकती है। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और वो वीडियो दिखा दिया जो उसने उनके साथ बिताए वक्त के दौरान चोरी से बना लिया था। वीडियो देखते ही राजेश घबरा गया। गायत्री ने ताना मारते हुए कहा कि अगर वो ये वीडियो किसी और को बेच दे तो उसे 1-2 लाख रुपए आसानी से मिल सकते हैं। राजेश डरते डरते बोला कि वो आखिर चाहती क्या है। गायत्री ने साफ कहा कि या तो वो इस वीडियो को खुद खरीद ले या फिर वो इसे दूसरों तक पहुंचा देगी। राजेश को समझ आ गया कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। उसने कहा कि जो कुछ हुआ उसमें गलती गायत्री की भी थी, लेकिन गायत्री ने तुरंत पलटकर कहा कि बाहर कोई उसकी बात नहीं मानेगा। फिर वो बोली कि उसे कानून विधान की परवाह नहीं, वो अपने हिसाब से चलती है। उसकी अदालत में गवाह भी वही है और जज भी वही। आखिर में उसने साफ रकम तय करते हुए कहा कि अगर राजेश अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो उसे लाख देने होंगे। राजेश अब पूरी तरह समझ चुका था कि मामला उसके अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है। गायत्री के पीछे राकेश और दुर्गेश जैसे लोग भी शामिल थे, लेकिन अपनी इज्जत के डर ने उसकी आवाज को पूरी तरह दबा रखा था। राजेश को ये उम्मीद थी कि शोरूम से 70 की गाड़ी ले जाने के बाद शायद गायत्री अब पीछे हट जाएगी, पर ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुछ दिनों बाद धमकियां फिर शुरू हो गई। इस बार केवल गायत्री ही नहीं, दुर्गेश भी खुलकर सामने आ गया। शोरूम पर अचानक पहुंचकर वो राजेश को इस तरह घूरता था जैसे उसकी पूरी कमजोरी पड़ चुका हो। राजेश जितना मना करता उतना ही उस पर दबाव बढ़ता जाता। उसके पास पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन सामने वाले लगातार और पैसे मांगते जा रहे थे। अब हाल ये हो गया था कि ये सब उसकी रोज की जिंदगी पर असर डालने लगा। राजेश हर आवाज, हर फोन कॉल और हर अनजान इंसान से डरने लगा था। उधर गायत्री और उसके साथी और ज्यादा हिम्मत पकड़ते जा रहे थे। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं रह गया था, पूरी कहानी हाथ से निकलती जा रही थी और राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने हर रास्ता खतरे वाला लग रहा था। ऐसे ही दिनों में उसकी मुलाकात इंदौर में रहने वाले अपने पुराने पत्रकार दोस्त से हो गई। राजेश के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। दोस्त ने पूछा क्या हुआ, तो राजेश ने हिम्मत करके सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद पत्रकार दोस्त ने उसे तुरंत पुलिस की मदद लेने को कहा, लेकिन साथ ही ये भी समझाया कि पुलिस के पास जाने से पहले पक्के और साफ सबूत इकट्ठे करना बहुत जरूरी है। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए नवंबर के बीच में जब गायत्री ने फिर से पैसे मांगने के लिए फोन किया तो राजेश ने एक योजना बना ली। उसने तय किया कि इस बार वो मिलने पर पूरा मामला रिकॉर्ड करेगा ताकि उसके पास ऐसे सबूत हो जिन्हें कोई भी आसानी से झुठला ना सके। अगले दिन तय समय पर गायत्री फूटी कोठी के पास पहुंची। राजेश उसे एक पहले से तैयार मकान में ले गया। वहाँ माहौल बिल्कुल शांत था ताकि रिकॉर्डिंग में कोई रुकावट न आए। राजेश ने बहुत सावधानी से गायत्री की सारी बातें और पैसों की मांग को रिकॉर्ड कर लिया, जिससे ये साफ हो जाए कि वो लगातार उसे धमका कर पैसे वसूल रही थी। रिकॉर्डिंग होने के बाद राजेश ने कहा कि वो एटीएम से पैसे निकाल कर आता है, लेकिन पैसे निकालने की बजाय वो सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। अब उसके हाथ में वो सारे सबूत थे जिनकी मदद से वो कई दिनों से चल रहे ब्लैकमेल के खेल को खत्म कर सकता था। टीआई ने राजेश गहलोत की लिखी शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और इसकी जांच एसआई दिलीप देवड़ा को दे दी। एसआई दिलीप देवड़ा ने राजेश से पूरा मामला सुना। राजेश ने बताया कि इंदौर की द्वारिकापुरी सोसाइटी में रहने वाले दुर्गेश सेन और उसकी लिव इन पार्टनर गायत्री सिसोदिया ने पहले उसे धोखे में फंसाया और फिर चोरी छिपे उसकी कुछ गंदी वीडियो बना ली। फिर वही वीडियो दिखाकर उन्होंने उससे 45,000 रुपए वसूल लिए, लेकिन इसके बाद भी उनका पैसा मांगना लगातार बढ़ता ही गया। राजेश गहलोत ने ब्लैकमेल के कुछ सबूत भी जांच अधिकारी को दे दिए। एसआई दिलीप देवड़ा ने सबूतों को अच्छे से देखकर और राजेश गहलोत से बात करने के बाद सारी जानकारी टीआई विनोद दीक्षित और सीएसपी पुनीत गहलोत को दे दी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अगले दिन पुलिस टीम द्वारिकापुरी सोसाइटी पहुंची और दुर्गेश को पकड़ लिया। तलाशी में दुर्गेश के पास एक भरी हुई पिस्तल और 3 जिंदा कारतूस भी मिले। दुर्गेश से पूछताछ की गई तो उसने खुद को निर्दोष बताया। इतना ही नहीं, उसने राजेश गहलोत को पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जब एसआई देवड़ा ने गहलोत द्वारा दिए गए सबूत उसके सामने रखे तो दुर्गेश की बोलती बंद हो गई। अब उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। मजबूर होकर उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। एसआई देवड़ा ने उससे पूरी जानकारी लेकर तुरंत जवाहर नगर देवास में छापा मारा और गायत्री सिसोदिया को भी पकड़ लिया। गायत्री ने भी नाटक करते हुए राजेश गहलोत को पहचानने से इनकार किया। जांच अधिकारी ने गायत्री सिसोदिया का मोबाइल किया और उसकी पूरी जांच की। इसमें पता चला कि उसने सिर्फ राजेश के साथ ही नहीं बल्कि कई और लड़कों के साथ भी अश्लील वीडियो
बनाई थी। जांच में पता चला कि गायत्री, राकेश और दुर्गेश ने कई लड़कों को इसी तरह ब्लैकमेल करके उनसे बड़ी रकम ली। पुलिस ने गायत्री के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी कुछ लड़कियों के भी बयान दर्ज किए। इनमें उन्होंने बताया कि गायत्री उन पर लड़कों को फंसाकर अपने घर लाने का दबाव डालती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। इससे साफ हो गया कि गायत्री और दुर्गेश मिलकर पैसे वाले लड़कों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। उनके खिलाफ सबूत मिल चुके थे और उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया था। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया। दुर्गेश को रिमांड पर लिया गया, जबकि कोर्ट के आदेश पर गायत्री को जेल भेज दिया गया। हालांकि उनका तीसरा साथी राकेश उस समय फरार हो गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि इस मामले में एक पूर्व विधायक के करीबी व्यक्ति और ओम प्रकाश साखला का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने दोनों के घर पर छापे भी मारे, लेकिन वे वहां से पहले ही फरार हो चुके थे।